और आज चर्चा है जासूसी की। जी हां, वायर और दुनिया की 16 अन्य मीडिया संस्थानों की इस खबर के मुताबिक इस्राएली कंपनी एनएसओ के एक सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए कुछ देश अपने ही नागरिकों की जासूसी करवा रहे थे। और वायर की इस खबर के मुताबिक भारत के 40 पत्रकारों की जासूसी कराई गई। 40 पत्रकारों की। इत्तेफाकन इनमें से कई ऐसे पत्रकार हैं जो सत्ता से मुश्किल सवाल करते हैं। इत्तेफाकन इनमें से कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अमित शाह के बेटे जय शाह के बारे में स्टोरी की थी जो अमूमन लोग डरते थे करने को। इत्तेफाकन इनमें से कई ऐसे पत्रकार हैं जो भारतीय जनता पार्टी की गालीबाज ट्रोल मशीनरी, उनके पूरे प्रचार तंत्र को एक्सपोज करने का काम कर रहे थे। इत्तेफाकन इनमें से ऐसे भी पत्रकार हैं जिन्होंने अडानी, अंबानी जैसे बड़े बड़े दिग्गजों, उद्योगपतियों के पूरे काम पर बोलने की हिम्मत की। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। भारत सरकार की प्रतिक्रिया आ गई है आपके स्क्रीन पर। भारत सरकार का कहना है कि हम किसी भी तरह की अनऑथराइज्ड जासूसी नहीं कराते, यानी कि बगैर अधिकृत किए हम जासूसी नहीं कराते। हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी में हमारा पूरा विश्वास है। मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर यह जासूसी आपने नहीं करवाई, क्योंकि देखिए इस्राएली कंपनी एनएसओ का संविधान साफ तौर पर क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। यह देखिए, उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर अपनी तरफ से एक प्रतिक्रिया जारी की है। आपकी स्क्रीन पर यह प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है। इसमें उन्होंने कहा है कि हम ये जो सॉफ्टवेयर है पेगासस सिर्फ उन्हीं सरकारों को देते हैं जिनके साथ हमारा करार है, जिनके साथ हमारा समझौता है। हम ये किसी भी सरकार को नहीं देते हैं। हम सिर्फ इसे सरकारों को देते हैं और इसका इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ किया जाता है जो या तो किसी गंभीर अपराध में लगे हों या आतंकवादी गतिविधियों में लगे हों। इन पत्रकारों के चेहरे देखिए, सिद्धार्थ वरदराजन, रोहिणी सिंह, स्वाति चतुर्वेदी, पौरंजय गुहा ठाकुरता, एम.के. वेणु, ये तमाम वो पत्रकार हैं जिन्होंने सत्ता से सवाल पूछने की हिमाकत की। क्या इनमें से कोई भी आपको आतंकवादी दिखाई देता है? बताइए। तो पेगासस का झूठ यहीं पकड़ा गया। सवाल मेरा अपनी सरकार से है। भारत सरकार ने अपने इस बयान में, जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्होंने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है और इसे फिशिंग एक्सपेडिशन बताया, यानी कि मच्छी मारना एक तरह से। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इन तीन चेहरों को देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। कल्पना कीजिए कि अगर इनके मोबाइल फोन्स में पेगासस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए, किसी तरह से इंस्टॉल हो जाए, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके बाद देश को कितना बड़ा झटका लग सकता है? वो तमाम सीक्रेट्स जो इन तीनों के पास होंगे पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, या कम से कम जो लोग इन्हें टारगेट कर रहे होंगे उन्हें तो पता चल जाएगा और वो लोग भारत विरोधी गतिविधियों में इसका इस्तेमाल करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो पूरा मामला है ऑपरेशन पेगासस, इस बात पर संयुक्त संसदीय समिति जांच करे, नंबर 1। नंबर 2, इस मामले की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज करें, जो इस मामले की जांच करें, क्योंकि इसका सीधा नाता हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी है। मैं अभी ह्यूमन राइट्स की बात ही नहीं कर रहा हूं दोस्तों। मैं ये कह ही नहीं रहा हूं, जिन पत्रकारों का मैंने जिक्र किया आपके सामने, ये उनके अपने मानवाधिकार की भी बात है। क्या ये इत्तेफाक है कि ये तमाम पत्रकार जो हैं वो सत्ता से सवाल करते हैं? हालांकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अभी जो और जांच आने वाली है उसमें मोदी सरकार के 2 मंत्री भी हैं, बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज भी हैं। यानी कि यह सरकार कथित तौर पर अलेजेडली इन लोगों की जांच भी कर रही थी, यानी कि 2 मंत्री जो कि उनकी भी जांच कर रही थी। तो मैं चाहता हूं कि इन तमाम सवालों के जवाब यह सरकार दे, क्योंकि इस पेगासस के जरिए लोगों की जान गई है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉरबिडन स्टोरीज और फ्रंटलाइन ने इस मुद्दे पर एक डॉक्यूमेंट्री की है, और इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने उभर कर आई। सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट्री का यह हिस्सा देखिए। इसमें आप देख सकते हैं सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी
तुर्की में सऊदी अरब दूतावास के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यह इनकी आखिरी तस्वीर है। इसके बाद जैसे ही ये दूतावास में प्रवेश करते हैं, इनकी रहस्यमय तरीके में इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। फॉरबिडन स्टोरीज और फ्रंटलाइन की इस पड़ताल के मुताबिक सऊदी अथॉरिटीज ने जमाल खशोगी की पत्नी और उनकी मंगेतर हातिस चंगेजी के फोन में पेगासस इंस्टॉल कर दिया था। उन्होंने उनकी मंगेतर और उनकी पत्नी के फोन को हैक कर लिया था और उसके जरिए उन्हें पता चल रहा था कि जमाल खशोगी कहां और कब जा रहा है। यानी कि इस हैकिंग के जरिए और इस हैकिंग का परिणाम यह हुआ कि जमाल खशोगी को मौत के घाट उतार दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वॉशिंगटन पोस्ट की डाना प्रीस्ट ने हातिस चंगेजी, जो कि जमाल खशोगी की मंगेतर थी, उनसे मुलाकात की और मुलाकात में उन्हें बताया कि किस तरह से आपका फोन हैक किया गया था और उसी का परिणाम था कि आपके मंगेतर जमाल खशोगी की हत्या हो गई। देखिए। Dana Priest and a producer working for Frontline and Forbidden Stories met with Hatice to verify if her phone had in fact been hacked. What I'm doing is basically a backup, and based on this backup we will look if there is any trace of infection, past or current. What we're looking for is traces of a software called Pegasus. I remember the first days after the murder, a lot of times they try to hack my email. And then Gmail was sending to me emails that time. Someone tried to open your account or something like that. The simple ones are like that message. The really sophisticated ones, they don't need a message. They don't need you to do anything. Really? Yeah. दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, डाना प्रीस्ट उनके फोन से जुड़ी हुई तमाम जानकारी लेके पहुंचती हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के ट्रूथ लैब्स और वहां पर उसकी जांच की जाती है। अब देखिए डॉक्यूमेंट्री का वो हिस्सा जिसमें इस बात की पुष्टि हो जाती है कि उनके फोन को हैक किया गया था, उस फोन के अंदर पेगासस को इंस्टॉल किया गया था और उसी का परिणाम था कि जमाल खशोगी की हत्या कर दी गई। देखिए इस डॉक्यूमेंट्री का वो हिस्सा। After getting backups of both Hatice's new phone and the one she was using at the time of Khashoggi's murder, Dana Priest sent them to Amnesty International's security lab for analysis. A few hours later, while on the way back to the airport, she received a call with the results. I guess the spree of bad news is never ending. So I checked both the uploads. The new one seems clean to me. The old one, however, has some traces that's inconsistent with what we have seen. Oh. तो देखा आपने पेगासस कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए मेरी मांग है कि इस मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति करे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करें, क्योंकि हम नहीं जानते दोस्तों ऑपरेशन पेगासस के जरिए भारत के अंदर किस किस पर निशाना साधा जा सकता है। और आप जानते हैं कि आज लोकसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पत्रकारों के सामने आए और उन्होंने कहा कि हम विपक्ष के हर तीखे सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री, अगर यह सच है कि हमारी ही सरकार हमारे पत्रकारों की, आपके मंत्रियों की जासूसी करवा रही थी, तो आपके इस बयान के कोई मायने नहीं है। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आप खुद सुनिए। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है, प्रगति की।
वाकई प्रधानमंत्री का यह बयान सुन के मुझे हंसी आ रही है दोस्तों। आप कह रहे हैं कि हम हर तरह के तीखे सवालों के जवाब देने को तैयार हैं। कहां? इस रिपोर्ट के मुताबिक तो सरकार कथित तौर पर अपने पत्रकारों की जासूसी करवा रही थी। और आप ये नहीं कह सकते, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पेगासस तो साफ तौर पर कह रहा है कि हम ये टेक्नोलॉजी, इस्राएल की कंपनी एनएसओ साफ तौर पर कह रही है कि हम ये टेक्नोलॉजी सिर्फ सरकारों को देते हैं। और अगर कोई और इसकी जासूसी करवा रहा था, यानी कि सरकार इसकी जासूसी नहीं करवा रही थी, तो ये तो और भी चिंता की बात है। जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, इस तरीके से तो ये हमारे प्रधानमंत्री के फोन को हैक कर सकते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के फोन को हैक कर सकते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह के फोन को हैक कर सकते हैं। क्या भारत एक बनाना रिपब्लिक है? क्या भारत एक फेल्ड स्टेट है? नहीं है। हमारा तो वो देश है जिसके प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है। तो क्या इन तमाम चीजों की जांच नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज संसद भवन के अंदर सरकार पूरी तरह से घिरी दिखाई दी। जैसे ही प्रधानमंत्री खड़े हुए अपना भाषण देने, तब विपक्ष ने किसानों के खिलाफ जो 3 कानून हैं उसे खत्म करने की उन्होंने मांग की। और प्रधानमंत्री को यह मौका मिल गया अपनी सियासत खेलने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं और आप जानते हैं ओबीसी और दलित वोट्स के क्या मायने हैं। यहां पर प्रधानमंत्री ने अपना राजनीतिक शिगुफा छोड़ दिया। सुनिए। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला, उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बैंक पर से बैंक को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है। अगर आप एक मजबूत सरकार हैं तो ये रुदाली छोड़िए। अगर आप एक मजबूत सरकार हैं तो अपने नागरिकों को परेशान करना छोड़िए, क्योंकि एक अमेरिकी कंपनी की जांच से बात सामने उभर कर आई थी कि इस पूरे एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव मामले में रोना विल्सन नाम के एक एक्टिविस्ट के कंप्यूटर में को हैक करके उसमें जानकारी डाली गई, उसमें सबूत प्लांट किए गए और उसी के चलते कई लोगों की गिरफ्तारी की गई। यह मामला बहुत गंभीर है दोस्तों। पिछले 1 साल से लोग जेल में सड़ रहे हैं। यह शख्स स्टैन स्वामी, जेल में इनकी मौत भी हो गई। इनमें से कई ऐसे लोग थे जो दबे कुचलों आदिवासियों के लिए आवाज बुलंद कर रहे थे। वो अब भी जेल के अंदर है। वो चाहते तो अमेरिका में सुख शांति भरी जिंदगी बिताते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज गैर वाजिब तरीकों से, अलोकतांत्रिक तरीकों से लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इस पर जल्द लगाम लगनी चाहिए। जवाबदेह बनिए। लोगों की समस्याओं के प्रति उनको बरगलाने के लिए, उन्हें भ्रमित करने के लिए इन तमाम चीजों का इस्तेमाल मत कीजिए। समझे आप?